कहानी है लाचारी और समर्पण भाग 2। अनिका को जब होश आया तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। दित्या उसके पास बैठी थी। दित्या की गोद में सिर रखकर अनिका खूब रोई। दित्या भी अनिका की हालत देखकर बहुत दुखी थी। वह अपनी सहेली के लिए कुछ करना चाहती थी, पर मम्मी पापा के कड़े रुख के चलते मजबूर थी। अनिका के प्रति अपने मम्मी पापा का रवैया उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। यदा कदा वो अपनी पॉकेट मनी में से अनिका को खर्चे के लिए पैसे दे देती थी। कुछ देर बाद देवांशी अनिका के कमरे में खाने की थाली लेकर आई। अनिका हैरानी से उनका मुंह देखने लगी, क्योंकि ये तो देवांशी के स्वभाव से विपरीत था। कुछ समय से तो देवांशी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसका गला भर आया, पर उसने चुपचाप खाना खा लिया। भूख भी जोरों की लगी थी। खाना खाने के बाद वो बर्तन उठाकर रसोई में जाने लगी, तो देवांशी ने उसे रोक दिया और उसे आराम करने को कहा। देवांशी ने दित्या से बर्तन रख कर आने को कहा। अनिका अब भी चकित हो उनको देख रही थी। दित्या के जाते ही देवांशी ने कहा, देखो अनिका, मैं जानती हूँ कि तुम्हें आरव के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, पर हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? तुम्हारे पापा बहुत सारा कर्ज छोड़ गए थे, मकान का भी पूरा पैसा नहीं चुका पाए थे, तो हमने उनका पैसा चुकाया, इसीलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी तुम लोगों की चिंता है। पर फिर रुककर उसने कहा, एक उपाय है जिससे कि तुम आरव के इलाज के लिए पैसे जुटा सकती हो। क्या उपाय है? आंटी, मैं अपने भाई के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगी। उसके इलाज के लिए कुछ भी करूंगी। आप बताइए तो सही। अधीरता से अनिका बोल पड़ी। देवांशी ने उसके चेहरे पर नजर गड़ा कर धीमे स्वर में कहा, मेरे ये कजिन बंसी सिंघाल है ना, ये जयपुर में रहते हैं। तुम्हें इनके साथ जाना होगा, वो तुम्हारे भाई का अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। अनिका ने सशंकित नजरों से देवांशी को देखा और पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं आरव को इस हालत में अकेला छोड़ कैसे जा सकती हूँ? उसका ख्याल कौन रखेगा यहाँ? देवांशी ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरव की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं समय समय पर तुम्हें उसकी तबीयत के बारे में सूचित करती रहूंगी। तुम्हें बस मन लगाकर बंसी सिंघाल के यहाँ काम करना होगा। बस इतनी सी तो बात है। अनिका ने अटकते हुए कहा, पर आंटी, ऐसा क्या काम करना होगा मुझे, जो वो अंकल मुझे इतने पैसे देंगे कि मेरे भाई का इलाज हो जाएगा? कुछ खास नहीं, बस मौसी जी यानी कि बंसी की अपाहिज माँ का ध्यान रखना है तुम्हें 24 घंटे। तुम्हें वहाँ रहने खाने को भी मिलेगा। किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। अनिका पशोपेश में थी। वो सोचने लगी, अचानक देवांशी आंटी को मुझ पर दया कैसे आ गई? इसमें इसका क्या स्वार्थ है? आदि आदि बहुत से सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उसे असमंजस में देख देवांशी ने कहा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरा भाई बहुत अमीर है, सीधा और शरीफ है। बंसी सिंघाल शादीशुदा भी है, अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। वो तो उसने मुझसे जिक्र किया था कि उसे माँ की देखभाल के लिए किसी मेहनती, ईमानदार और प्यार से ख्याल रखने वाली कोई लड़की मिल जाए, जो उनका ख्याल रख सके। तो मुझे तुम्हारा ध्यान आया। तुम्हें पैसों की जरूरत भी है आरव के इलाज के लिए। जब मैंने बंसी को तुम्हारी परेशानी के बारे में बताया तो वो मान गया। अनिका को सुझाव अच्छा लगा, और कोई चारा भी नहीं था। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम तो करना ही है, परंतु मन ही मन उसे डर भी लग रहा था कि किसी अजनबी पर वो कैसे भरोसा करे, जबकि यहाँ तो अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। एक अनजान शहर में अनजान लोगों के साथ क्या उसे जाना चाहिए? क्या देवांशी आंटी पर भरोसा करना चाहिए? ऐसे अनगिनत सवालों के घेरे से घिरी अनिका के एक तरफ कुआं था, तो एक तरफ खाई थी। भाई को इस हालत में अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर उसी के लिए तो जाना पड़ेगा। स्वयं से जद्दोजहद करके अंततः उसने मन कड़ा करके जयपुर जाने के लिए हामी भर दी। भाई के लिए उसे चिंतित देख देवांशी ने दिलासा दिया कि अभी आरव का इलाज यहीं होने दो, क्योंकि वो अभी सफर करने की स्थिति में नहीं है। उसकी हालत में सुधार होने पर अपने पास बुला लेना। इस वक्त सिंघाल अंकल उसे भले इंसान लगे, इंसान क्या, उसे तो वो ईश्वर तुल्य नजर आ रहे थे, जिन्होंने उसे इस मुसीबत में सहारा दिया।
दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट में पूरे रास्ते वो बंसी अंकल से बात करने की सोचती रही, पर वो आंखों में काली पट्टी बांधे सीट पर सिर टिकाए लेटे रहे और खामोशी में सारा सफर तय हो गया। जयपुर शहर से बाहर काफी दूर एक बड़ी सी हवेली नुमा फार्म हाउस में गाड़ी रुकी। दरबान ने सलाम ठोककर कार का दरवाजा खोला। डरी सहमी अनिका बंसी अंकल के पीछे चल दी। सब सुनसान भयावह सा लग रहा था। इक्का दुक्का लोगों के सिवा इतनी बड़ी हवेली में कोई नहीं दिख रहा था। अब अनिका की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी यूनिफॉर्म पहने अधेड़ उम्र की एक महिला ने उसे ऊपर एक कमरे में पहुंचा दिया और कहा कि इस कमरे में उसकी जरूरत की सभी वस्तुएं मौजूद हैं। आज आराम करो, कल काम समझा दिया जाएगा। सिंघाल के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वो अपने घर गए हैं, कल आएंगे। उस महिला ने कहा कि वो बगल वाले कमरे में हैं। डरने की कोई बात नहीं है। देर रात नींद आई थी अनिका को। नई जगह, नए चेहरे, अजीब सी रहस्यमय पहेली से लगते लोग। बड़ा अजीब लग रहा था उसे। वह सुबह देर से उठी, नहा धोकर थोड़ा तरोताजा महसूस कर रही थी। पीले रंग की राजस्थानी पोशाक में गुड़िया सी लग रही थी। तभी सामने से सिंघाल आते दिखे तो वो दौड़कर उनके पास गई और पूछने लगी, मौसी जी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, उनकी देखभाल करनी है। मुझे मेरा काम समझा दीजिए। सिंघाल ने गंभीर आवाज में उसे ऊपर कमरे में जाने का आदेश दिया। इस समय वो उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। थोड़ी देर बाद सिंघाल ऊपर आए। उन्होंने अनिका को एक फाइल पकड़ाई और पढ़ने को बोला। खुद सामने कुर्सी पर बैठ गए। अनिका ध्यान से फाइल पढ़ने लगी। अनिका जैसे जैसे फाइल पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। पूरी फाइल पढ़ने के बाद अनिका सकते में रह गई। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से सिंघाल की ओर देखा, परंतु वे तो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो फाइल फेंक कर भागकर बाथरूम में छिप गई। आखिर ऐसा क्या था उस फाइल में? फाइल पढ़कर अनिका को महसूस हुआ मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। असहाय अनिका जार जार रोने लगी। पर इस अनजान शहर में, अजनबियों के बीच उसका रोना व्यर्थ था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई। बेबस वो सोचने लगी, कहाँ फंस गई मैं? क्या करूं? कैसे निकलूं जाल से? देवांशी आंटी की तरह ये भी चालबाज और मक्कार आदमी निकले। रोते रोते और निरंतर सोचते सोचते उसकी आंख न जाने कब लग गई थी। जब आंख खुली तो उसने सिंघाल को बेड के पास खड़े देखा। वो डरकर स्वयं में सिमट गई, पर उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। अनिका झटके से उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्लीज अंकल, दो मुझे मेरे भाई के पास। मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा, एक बार और सोच लो। अपने भाई की हालत के बारे में सोचो। तुम्हें यहाँ किसी बात की परेशानी नहीं होगी। सिर्फ 1 साल की ही तो बात है। फिर हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। हमारा भी काम बन जाएगा और तुम्हारा भाई भी ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन बाद हम उसे यहीं बुला लेंगे। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम करेंगे। अनिका ने मरी हुई सी आवाज में बमुश्किल कह पाया, मैं सोचकर कल बताऊंगी। उसने रात भर बहुत सोचा, दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोचा, पर उसे कोई संतोषजनक हल नहीं मिला। अंततः यही उपाय उसे सही लगा जो सिंघाल ने सुझाया था, परंतु उसने सिंघाल के सामने एक शर्त रखी कि वो उनकी माँ और पत्नी से मिलना चाहती है। अगले दिन सुबह सिंघाल अपनी माँ और पत्नी को यही हवेली में ले आए। अरे, इनकी माँ तो भली चंगी हैं और पत्नी भी कितनी खूबसूरत हैं। फिर भोली अनिका ने मन ही मन सोचा। अनिका को देखते ही सिंघाल की पत्नी ने पति की ओर देखा। माँ ने भी बेटे को देखा और कहा, बेटा ये तो बहुत छोटी है। फिर उन्होंने अनिका से उसकी उम्र पूछी, तो उसने बताया कि अभी 6 महीने पहले वो 17 वर्ष की हुई है। सिंघाल ने माँ को टोककर चुप करा दिया और अपनी पत्नी एवं अनिका के साथ ऊपर कमरे में चले गए और अनिका को एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट फाइल पढ़ने को कहा। शायद वो समझ गए थे कि फाइल में जो लिखा है वह अनिका पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ इशारा किया। उनकी पत्नी ने फाइल अनिका को दी और उसे दोबारा पढ़ने को कहा। कांपते हाथों से अनिका फाइल दोबारा पढ़ने लगी। उनकी पत्नी ने उसे प्यार से सब समझाया और उसका हौसला बढ़ाया, साथ ही अपनी मजबूरी भी बताई। उन्होंने कहा, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी।
सुनकर थोड़ा आश्वस्त हुई अनिका। दूसरे दिन से हवेली में ही डॉक्टरों की फौज, तमाम मशीनें एवं नर्सों का दस्ता मौजूद था। अनिका के तमाम टेस्ट शुरू हो गए। कभी कभी उसे अस्पताल भी ले जाया जाता था। सिंघल और उनकी पत्नी की निगरानी में सभी कार्य बड़े गोपनीय तरीके से संपन्न किए जा रहे थे। अगले 10-15 दिनों में डॉक्टर्स ने अनिका को सरोगेसी के लिए फिट करार दे दिया। काफी एहतियात के बाद प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि कुछ डॉक्टरों ने उसकी उम्र को लेकर चेतावनी भी दी। नियमों के खिलाफ बताया पर पैसे देकर उनका मुंह बंद करा दिया गया। बेबस असहाय अनिका अपनी मर्जी के खिलाफ ये सब करने को मजबूर थी। सिंघाल की पत्नी संतान पैदा करने में अक्षम थी। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था उनके वंश को आगे बढ़ाने का और समाज में अपनी शाख बनाए रखने के लिए गुप्त ढंग से वारिस की लालसा पूरी की जा रही थी। वैसे सिंघाल उनकी पत्नी एवं माँ बहुत भले लोग थे। हाँ, अनिका की नज़र में तो वो अच्छे इंसान थे, क्योंकि अनजान होते हुए भी उन्होंने उसके भाई के इलाज का पूरा खर्चा उठाया, जबकि विपुल व देवांशी ने करीबी होते हुए भी धोखा दिया था। ये और बात है कि सिंघाल ने भी अपने स्वार्थ के लिए अनिका की मजबूरी का फायदा उठाया था। उन्होंने वादे के अनुसार आरव का पूरा इलाज कराया। थोड़ा ठीक होते ही उसे जयपुर बुला लिया। बाकी इलाज यहीं करवाया। निश्चित समय पर अनिका ने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया। आरव का जयपुर के एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसके अपने पैरों पर खड़े होने तक पढ़ाई व खर्चे की पूरी जिम्मेदारी उस परिवार ने अपने ऊपर ले ली। अनिका को भी उन्होंने अपनी स्टेट में नौकरी पर रख लिया। साथ ही अनिका प्राइवेट पढ़ाई भी करने लगी। बच्चे का नाम अविनाश पांड्या सिंघाल रखा गया। इतना भारी भरकम नाम सुन अनिका को हंसी आ जाती थी। अनिका उसे प्यार से अभी पुकारती थी। बच्चे को खिलाने, दूध पान कराने और देखभाल करने के अलावा अनिका का उस पर कोई अधिकार नहीं था। और होता भी क्यों, वह मात्र सरोगेट मदर ही तो थी, यानी कि किराए की कोख देने वाली माँ, वो भी बिन ब्याही माँ। समय ने करवट बदली और नसीब ने अनिका के दर पर दस्तक दी। सिंघाल के भाई आयुष को अनिका भा गई। उसकी जिद के आगे बड़े भाई को झुकना पड़ा। इस तरह अनिका की उस शाही परिवार में शादी हो गई। अब वो अपने अभी अविनाश पांड्या की छोटी माँ बन गई। अपने मम्मी पापा के सपनों के घर आकर अनिका पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। उनकी फोटो के सामने खड़ी उनसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो उसे सुन रहे हैं। हाँ, शायद वे दोनों उसे सुन पा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। अनिका ने घर की चाबी आरव को सुपुर्द कर दी। भारी कदमों और नम आंखों से अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके वह पति के साथ वापस जयपुर के लिए चल दी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।